सर नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे और आज हम बात करेंगे बहुत ही स्पेशल तोहफे की जो कि किसानों को दिए जाने वाला है। बहुत ही विशेष दिन आज, क्योंकि जो आमदनी है उसको दोगुना करने के लिए सरकार अलग अलग मोर्चे पर बहुत सारे कदम उठा रही है। लेकिन आज क्या कुछ खास है किसानों के लिए, आपको बताएंगे। लेकिन G20 की अगर हम बात करें तो G20 की तारीफ लगातार हो रही है। आज रशिया ने कहा कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस है भारत के लिए और वो लगातार विकासशील देशों के साथ हाथ मिला करके काम करते रहेंगे। तो अब आइए देखते हैं, ये तमाम खबरों पर हम निगाह जरूर डालेंगे। लेकिन आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉप लाइन से। किसानों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज करेंगे KCC पोर्टल की शुरुआत। सब्सिडी राशि मिलने में होगी आसानी। KCC आपके द्वार सुविधा की भी होगी शुरुआत। एशियाई बाजारों के कारोबार में मिलाजुला रुख। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स बंद। ब्रेंट कच्चे तेल का स्तर $94 के पार पहुंचा। नाइजीरिया में भाव $101 के पार पहुंचे। सऊदी अरब और रूस द्वारा सप्लाई में कटौती के बाद दुनिया भर में बढ़े कच्चे तेल के दाम। और पुरानी पेंशन स्कीम पर वापस लौटना राज्यों के लिए हो सकता है घातक। मासिक RBI बुलेटिन में दावा किया गया, राज्यों की वित्तीय स्थिति को संभालना होगा बहुत ही मुश्किल। ये हमारी आज की टॉप लाइन्स जो आप जिन पर नजर रहेगी हमारी बड़ी खबरों पर। लेकिन सबसे पहले इकोनॉमी टुडे के सभी दर्शकों को एक बार फिर से हम गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आज गिफ्ट निफ्टी यानी दुनिया भर में बाजारों का क्या हाल है। भारतीय बाजार जरूर बंद है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो कि डेरिवेटिव में ट्रेड करता है और गुजरात के गिफ्ट सिटी से इसका संचालन होता है। आपको पता है कि पहले ये सिंगापुर में ट्रेड किया जाता था, इसको आप SGX निफ्टी बोलते थे, लेकिन अब ये गुजरात के गांधीनगर में जो गिफ्ट सिटी बनाया गया है, इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, उसमें शिफ्ट हो गया है। तो गिफ्ट निफ्टी पर अब निगाह डालते हैं कि किस तरह से वहाँ से रुझान देखने को मिले हैं और उसके बाद हम दुनिया के बाजारों तक पहुँचेंगे। गिफ्ट निफ्टी की हम बात करें तो गिरावट के साथ आज हमने देखा कि कारोबार की शुरुआत हुई थी और 7 अंक नीचे 20,165 के स्तर पर कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भारतीय बाजार थे वो आज बंद हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में कारोबार नहीं चल रहा है, लेकिन दुनिया भर के बाजार खुले हुए हैं। एशियाई बाजारों पर निगाह डालते हैं। एशियाई बाजारों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 7 अंक नीचे 20,165 का स्तर इस वक्त दिखाई दे रहा है, स्पष्ट तौर पर देखें। और अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें तो उसमें मिला जुला रुख इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो हैंगशैंग है उसको छोड़ करके बाकी जो कारोबार जो एशियाई बाजार हैं वहाँ पर तेज़ी के साथ इस आज के कारोबार की शुरुआत हुई है। लेकिन एक बहुत ही मुश्किल की बात, ब्रेंट क्रूड जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर नहीं कही जा सकती, वहाँ पर लगातार अपटिक देखने को मिल रहा है। और अगर हम इस वक्त देखें तो $94 का जो स्तर है वो पार कर चुका है जो ब्रेंट क्रूड है। और सेंसेक्स की क्लोजिंग कल की देख रहे हैं 241 अंक नीचे बंद हुआ था, 67,596 का स्तर। ये सेंसेक्स कल की क्लोजिंग, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये सेंसेक्स और निफ्टी में आज गणेश चतुर्थी की वजह से बंदी का माहौल है, यहाँ पर कारोबार नहीं हो रहा है। ये कल की क्लोजिंग, प्लीज़ इसको अपडेट करें। और आगे चलते हैं, जो हमारे एशियाई बाजार हैं, निफ्टी की कल की क्लोजिंग 60 अंक नीचे 20,133, ये आपको अपडेट हम इस वक्त दे रहे हैं। लेकिन अभी बाज़ारों की बात करें तो जो एशियाई बाज़ार हैं वो लगातार मिक्स ट्रेंड के साथ कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ इसको चेंज कीजिए और एशियाई मार्केट्स पे जाइए अगर जा सकते हैं तो। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप IT बैंक उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही थी। एशियन मार्केट में अब इस वक्त देखें कॉस्पी 11 अंक की गिरावट, निकी
में काफ़ी तेज़ गिरावट, 400 अंकों से ज़्यादा की गिरावट 33,129 के स्तर पर कारोबार करता है इस वक्त दिखाई दे रहा है। हैंगसेंग में थोड़ी सी तेज़ी, करीब 30 अंक की बढ़त, 17,960 का स्तर हमें दिखाई दिया। ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये समझना कि जो अमेरिका में ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं, यूरोप में लगातार जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं उसका असर किस तरह से बाज़ारों पर पड़ेगा वो हम दिखा रहे हैं। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो किस तरह से असर डालेंगी, क्योंकि ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स पूरी दुनिया में डाल सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि 94 या अभी आप देखें करीब 95 का स्तर इस वक्त दिखाई दे रहा है क्रूड ऑयल का। और नाइजीरिया में अगर भाव देखें तो $100 को पार कर गया है। बहुत अच्छा संकेत नहीं कह सकते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि $105 का स्तर जा सकता है और ये बहुत सारी इकोनॉमीज़ के इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को पर काफ़ी दबाव डाल सकता है। ये इस पर हमारी निगाह रहेगी कि किस तरह से क्रूड बिहेव करता है, क्योंकि जो बजट की एक्सरसाइज होती है जिसकी शुरुआत हो चुकी है भारत में, उस पे ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्रूड का भाव, क्योंकि उसके आधार पर हम जीडीपी और जो संबंधित आंकड़े हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं तमाम देशों दुनिया को। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कारोबार जगत की कुछ सुर्खियां फटाफट अंदाज में। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ई बुक पीपल्स G20 में एक लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना कोई संयोग नहीं, बल्कि इसके सरल, स्केलेबल और टिकाऊ समाधानों ने कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों को देश के विकास की कहानी का नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाया है। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 6.6% कर दिया। इससे पहले एजेंसी ने भारत की विकास दर 5.9% पर रहने का अनुमान लगाया था। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मजबूत वृद्धि की वजह से एजेंसी ने अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $94 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। सरकार ने कंपनियों के लिए इनकम टैक्स भरने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। इसके अलावा कंपनियों के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को भी 1 महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC एजेंट्स को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने LIC एजेंट्स के लिए ग्रेच्युटी सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में सितंबर के मध्य तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लगभग 23% बढ़ा 8.65 लाख करोड़ पर पहुंचा। इस दौरान आयकर विभाग ने करीब 1.22 लाख करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लिए नई सुविधा लॉन्च की। SBI ने अपने मोबाइल ऐप योनो के जरिए नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया यानी अनिवासी भारतीयों के लिए बचत और चालू खाता खोलने के लिए डिजिटल सुविधा शुरू की है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन ने अगले साल भारत में अपने कार्यबल और निवेश को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। फॉक्सकॉन के मुताबिक उसका भारतीय व्यवसाय $10 अरब को पार कर चुका है। RBI के मुताबिक जुलाई में भारत से विदेश भेजे गए धन में 39% से ज्यादा की कमी आई। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में $2.36 अरब की राशि विदेशों में भेजी गई, जबकि जून में $3.89 अरब की राशि विदेश भेजे गई थी। मुंबई की एक विशेष अदालत ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जेल के अंदर अपने निजी डॉक्टर से नियमित आधार पर मेडिकल जांच और घर का बना खाना देने की मांग की थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारा आज का फोकस, और आज का फोकस है नए KCC रिवैम्प्ड KCC पोर्टल की शुरुआत होगी, उसका क्या कुछ असर पड़ेगा, कैसे आप फायदा उठा सकते हैं इस पूरी स्कीम का। कहीं मत जाइए, किसानों के लिए ये खबर देखना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के तहत जो सब्सिडी मिलती है उसको लोन पाने में जो मदद करने के लिए एक नए पोर्टल की शुरुआत करेंगे। इसका नाम है किसान ऋण पोर्टल। पूसा परिसर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में डोर टू डोर KCC अभियान और मौसम इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम विंड्स पोर्टल का भी एक मैनुअल पेश किया जाएगा। ये कुल मिलाकर के 3 स्कीम्स आज लॉन्च होनी है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक किसान ऋण डिजिटल प्लेटफॉर्म, किसान डेटा, लोन के डिसबर्समेंट के स्पेसिफिकेशंस,
ब्याज छूट के दावे और योजना उपयोग की एक प्रगति का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रदान करेंगी। केसीसी के लाभ को बढ़ाने के लिए घर घर अभियान केंद्रीय योजना पीएम किसान के गैर केसीसी धारकों तक पहुंचाने की जो कोशिश है उसके तहत नई योजना लागू होगी और चिन्हित लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में हर साल जो 6,000 रुपये दिए जाते हैं गैर केसीसी किसानों को अब फायदा पहुंचेगा। और इस महत्वपूर्ण खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए निवेदिता तिवारी जो कि महाप्रबंधक है नाबार्ड की, वो मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और एसके मल्होत्रा साहब जो कि पूर्व कृषि आयुक्त रह चुके हैं कृषि मंत्रालय में। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निवेदिता, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मुंबई से खास तौर पर नाबार्ड की बहुत ही अहम भूमिका है किसान क्रेडिट कार्ड की इस पूरी सुविधा को किसानों तक ले जाने में। अभी आज की करंट स्थिति से ही शुरुआत करते हैं। केसीसी की क्या अभी स्थिति है और हम क्या नया करने जा रहे हैं आज? की आजीविका के सुधार के लिए और आय वृद्धि के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। केसीसी का उद्घाटन जब वो स्कीम आया था तब वो 1998 में शुरुआत उसकी हुई थी, तभी उसका कंसेप्चुअलाइजेशन बहुत ही अच्छा था, वेयर वी वर एड्रेसिंग सिंगल विंडो सिस्टम था। आप ये समझिए कि 1998 में आज जब बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आती है तब सिंगल विंडो सिस्टम की बात होती है और ये सिंगल विंडो अप्रोच केसीसी में शुरू से लाया गया। हमारे जो किसान भाई हैं उनकी अल्पावधिक ऋण की जो भी ज़रूरतें हैं, आप अगर एक क्रॉप साइकिल को देखिएगा तो बुआई के लेवल से कटाई के लेवल और मार्केटिंग तक उनकी जो भी अल्पावधिक ऋण की सुविधा उनको चाहिए, इस केसीसी प्रोडक्ट में उसको समावेश किया गया है। और हमारे इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो भी हमारी एक्सपीरियंस रही है इसके दौरान इस प्रोडक्ट को सालों साल बेहतर बनाया जा रहा है, फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है, उसमें बिल्कुल ही सरल बनाया जा रहा है ताकि हमारे किसान भाई इसकी पूरी लाभ उठा सके। और 2020 से हमारी एक कोशिश चल रही है कि जितने भी हमारे पीएम किसान लाभार्थी हैं उनको हम इस केसीसी से सैचुरेट करें। इसी क्रम में आज बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पहल ली जा रही है जिसके द्वारा हम केसीसी को उनका 3 कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। एक किसान ऋण पोर्टल है, दूसरा घर घर केसीसी है और विंड्स का मैनुअल रिलीज हो रहा है। ये सभी किसान भाइयों की लोन प्रक्रिया को और भी सरल बनाएगी और भी ट्रांसपेरेंट बनाएगी और हमारे जितने भी बैंक, सभी बैंक इस योजना में साथ लेते हैं, साथ हमारे साथ लगे हुए हैं शुरू से ही। वो इस किसान को सभी लाभ को पहुंचाएंगे। इस केसीसी अभियान का जो अभी घर घर केसीसी कैंपेन लॉन्च हो रहा है उसका नोडल डिपार्टमेंट नाबार्ड को बनाया गया है और इस कार्यक्रम का हम पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेंगे, जागरूकता करेंगे, असेस करेंगे। पूरी जो डेटाबेस है पीएम किसान वो शेयर कर लिया गया हम लोग सभी बैंकरों के साथ और ये काम हम लोग तत्पर रूप से करेंगे। निवेदिता, अगर हम थोड़ा सा आपसे आंकड़े जानना चाहें, नाबार्ड के साथ कितने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जुड़े हैं इस पूरे केसीसी ड्राइव में और कैसे आप लोग ये केसीसी घर घर, अगर हम आपके द्वार कहें कि किसान क्रेडिट कार्ड अब आपके द्वार पहुंचेगा, इस अभियान को वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं कैसे आगे लेकर के जा रहे हैं? मल्होत्रा साहब, मैं आऊँगा अभी आपके पास। जी, इसमें 2 तरह से हैं। ऐसे जो आप अगर देखिएगा, वैसे हम लोग जिला स्तर पर भी अपने डीडीएम के थ्रू उपस्थित हैं। हमारे 753 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी रीच है थ्रू आवर डीडीएम्स। तो हमारा एक परमानेंट एजेंडा रहता है किसान से जितने भी जुड़े हुए प्रोग्राम हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उनका एक रेगुलर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। लेकिन खास तौर पर अगर बताएंगे तो केसीसी के रूप में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी केसीसी की मॉनिटरिंग रिजर्व बैंक द्वारा होती है और हम लोग नाबार्ड में आरआरबी और कोऑपरेटिव्स का डेटा मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट सबवेंशन दी जा रही है केसीसी लोन पर, उसकी भी हम संचालन करते हैं।
बैंकों से जो लोन क्लेम्स आते हैं उनको हम भारत सरकार तक पहुंचाते हैं, जिसके लिए ये किसान ऋण पोर्टल अभी बना है और ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड हो जाएगा। जागरूकता कैंपेन में केसीसी का और सैचुरेशन कैंपेन में नाबार्ड शुरू से ही जुड़ा हुआ है। ब्लॉक स्तर, गांव के स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर और राज्य स्तर, सभी स्तरों पे हम इसकी अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं। हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमारी तालमेल बनी रहती है और हम ये देखते हैं कि किस तरह हम कोई भी अगर अड़चन आ रही है तो कैसे उसको हम दूर करें। और नाबार्ड हमेशा से इस केसीसी अभियान से जुड़ा हुआ है और वो तत्पर है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फार्मर्स इसका लाभ उठाएं, बेनिफिट उठाएं। एसके मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृषि मंत्रालय में लंबे अरसे तक आपने बहुत महत्वपूर्ण पदों पर काम किया सर, पूर्व आयुक्त भी रह चुके हैं आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में। केसीसी या फिर कहें किसानों को जो पूरा कर्ज देने की व्यवस्था है उसको अब हम और ज़्यादा मैकेनाइज या फिर डिजिटाइज करने जा रहे हैं और ज़्यादा आसान बनाने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से जो पारदर्शिता है और भी ज़्यादा बढ़ेगी और जिसका बेजा इस्तेमाल होता था, जिस चीज़ के लिए दिया गया पैसा वहाँ पर नहीं जाता था, अब शायद बेहतर हो पाएगा सर। बिल्कुल ठीक है कि जैसे कि आप जानते हैं कि भारत सरकार का एक तरह का ये संकल्प है कि हम किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ाएं और किसानों को जो है एक तरह से जो गैर संस्थागत ऋण होते थे उनसे हम लोग कैसे मुक्ति दिलाएं, जिससे कि वो संस्थागत संस्थानों से जो है ऋण लें। और ऋण देने की भी जो प्रक्रिया है उसको भी जो है मैं ये कहूंगा कि पारदर्शी बनाने की जरूरत है और बड़ा ही सहज रूप में जो है उसको प्रस्तुत करने की जरूरत है। तो इसीलिए ये एक प्रयास जो है भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें जो ये एक प्रकार का जो ये पोर्टल जिसकी शुरुआत की गई है, जिसको हम लोग किसान ऋण पोर्टल के नाम से जो है हम उसको कह रहे हैं। तो इस ऋण पोर्टल के माध्यम से किसान की बहुत सारी जो मैं ये कहूंगा कि जो जानकारी है और उसका जो लाभ लेना है वो बड़ा आसान हो जाएगा और इस पोर्टल के माध्यम से वो पूरी जानकारी ले सकेगा। और जो एक तरह का एप्लीकेशन प्रोसीजर है ऋण के लिए, अगर उसने अप्लाई करना है तो उसके माध्यम से जो है वो पूरी जानकारी, ब्याज से संबंधित सहायता और इस योजना की क्या प्रगति है, तो इस जो ये किसान पोर्टल है वो इस तरह की पूरी जानकारी जो है वो किसानों तक मुहैया कराएगा। और उसमें एक तरह से ये भी है कि वो जो बैंक हैं वो अल्टीमेटली इसके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने ऋण देना है। तो एक प्रकार का एकीकरण वो बैंकों के साथ भी हुआ है क्योंकि किसान को दर बदर एक जगह से दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा और एक ही पोर्टल के माध्यम से उसको बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा और जो संस्थागत ऋण है वो एक प्रकार से सुलभ रूप से जो है उसको उपलब्ध होगा। ये इसका जो है एक इसकी स्पेशलिटी है, एक विशेषता है। और जो दूसरी पहल जो अभी हम लोग बात और आपको बताएं कि ये जो आरबीआई इनोवेशन हब है जिसके अब इस वक्त देखिए आपको सीधी तस्वीरें आप इस उत्साह को आप देखिएगा, सभी के बीच में तालियों से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया है इस ऐतिहासिक पल के लिए। इस ऐतिहासिक पल को आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों से, सभी सांसद। आप देखिए प्रधान और ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है आज। संसद भवन के जो नई इमारत है उसमें आज गणेश चतुर्थी के दिन प्रवेश किया जाएगा और फोटो सेशन इस वक्त चल रहा है वहाँ पर। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य इस वक्त मौजूद हैं और जो पुरानी संसद की इमारत है उसके सामने ऐतिहासिक फोटोग्राफी के बाद फिर सेंट्रल हॉल में जुटेंगे सभी सांसद और प्रधानमंत्री फिर नेतृत्व करेंगे उस ऐतिहासिक यात्रा का, जहां से सेंट्रल हॉल से लेकर के जो नई इमारत है संसद भवन की, वहां पर सभी सांसदों को लेकर के जाएंगे। उनके हाथ में होगी संविधान के प्रति और उसकी सीधी तस्वीरें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन वापस लौटते हैं जो हमारी आज की कहानी। आज का बहुत बड़ा फोकस है जो पूरी दुनिया भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा मानती है और इस डिजिटल बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल लोगों के जीवन को और आसान बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जो डीबीटी है, औसतन हर रोज 90 लाख से ज्यादा ट्रांसफर किए जा रहे हैं। गरीबों के खाते में 30 लाख करोड़ रुपए बिना किसी लीकेज के भेजे गए और आरबीआई अब इसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए जो लोन दिया जाता है उसको डिजिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि किसानों को 10 से 15 मिनटों में केसीसी का लोन उनके खाते में पहुंच जाएगा। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट।
अगर आप एक किसान हैं और आपके पास आधार कार्ड और लैंड रिकॉर्ड का डेटा है तो आने वाले दिनों में आपको केसीसी लोन मिलने में 5 से 10 मिनट का ही समय लगने वाला है। आरबीआई इनोवेशन हब ने किसान क्रेडिट कार्ड के लोन को पूरी तरह से ऑनलाइन करने के पायलट की शुरुआत कर दी है। तो तकरीबन 2 साल पहले गवर्नर साहब ने खुद सोचा कि हमारे देश में आधार बना, यूपीआई बना, इतना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर एक के पास स्मार्टफोन है, तो क्या हम इसी की सहायता से 100 करोड़ लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं कि नहीं। तो उसी उद्देश्य से गवर्नर साहब और आरबीआई ने एक भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उन्होंने एस्टैब्लिश किया। उसका मिशन है फ्रिक्शनलेस फाइनेंस फॉर अ बिलियन इंडियंस। इस प्रक्रिया में बैंकों के साथ बनाया गया सॉफ्टवेयर किसानों के खेत का डेटा और फसल के आधार पर लोन की रकम अपने आप तय कर लेता है और किसान को उचित लोन की रकम का विकल्प दिया जाता है। किसान की अनुमति मिलने के बाद बैंक तुरंत इस लोन को सैंक्शन करके लाभार्थी के खाते में डाल देता है। आरबीआई इनोवेशन हब के पायलट की इस पूरी प्रक्रिया में 6 से 10 मिनटों का ही वक्त लगता है। आरबीआई की कोशिश है कि किसानों को दी जाने वाली लोन सुविधाओं में तकनीक के इस्तेमाल के माध्यम से लोन लेने के लिए होने वाले खर्चे में कमी की जाए। इंडिया डिजिटल हुआ है, बट हमारे बैंक भाइयों ने उसको उतना डिजिटल नहीं किया किसान के लिए। तो उसी हमने सोचा कि 4 से 6 हफ्ता लगता था किसान को, उसको 4 से 5 विजिट करना पड़ता था बैंक ब्रांच। तो अब हमने सारा प्रोसेस एंड टू एंड डिजिटल करवा दिया है ताकि उनको परेशानी और कठिनाई कम हो और देश के 100 करोड़ भारतीयों को लोन आसानी से मिल सके। आरबीआई की कोशिश है कि 12 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारकों और 8 करोड़ दुग्ध पालकों को ये सुविधा दी जाएगी। फिलहाल 6 बैंकों के साथ 5 राज्यों में पायलट के अलग अलग मॉडल्स पर कार्य जारी है। पायलट प्रोजेक्ट का इस्तेमाल पशुपालकों को लोन देने के लिए भी किया जाएगा। आधार कार्ड, किसानों के लैंड रिकॉर्ड, केसीसी का डेटा मैच कराने की तैयारी की जा रही है। आरबीआई ब्लॉकचेन तकनीक, वेब 3.0 जैसी नई उभरती तकनीकों के जरिए किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही पायलट सफल होने के बाद इस सुविधा की शुरुआत बड़े पैमाने पर कर दी जाएगी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ निवेदिता तिवारी जो कि मुंबई से जुड़ी हुई हैं, नाबार्ड के महाप्रबंधक हैं, जनरल मैनेजर हैं, और एस के मल्होत्रा साहब जो कि पूर्व एग्रीकल्चर कमिश्नर रह चुके हैं, दोनों ही इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मल्होत्रा साहब, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल खेती के लिए किया जाए, किसानों के लिए किया जाए। ये कितना इंपॉर्टेंट है और इनोवेशन को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शुरुआत में आपने कहा था किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज 3 नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। तो उसमें जो एक महत्वपूर्ण योजना जिसकी शुरुआत होने वाली है उसको जो नाम दिया गया है विंड्स पोर्टल के नाम से मैं कह रहा हूं। तो विंड्स का मतलब ये हुआ कि मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम। तो ये अपने आप में एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जिसमें मौसम की जानकारी तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ जो उससे संबंधित जितने भी मैं ये कहूंगा कि जानकारियां हैं, जिसमें कि मैं ये कहूंगा कि जो फसल की स्वस्थ है उस स्वस्थ और एक तरह से मैं ये कहूंगा किसानों को समय समय पर जो निर्णय लेने हैं फसल को एक सफल उत्पादन करने के लिए, वो जो है निर्णय भी जो है वो ले पाएगा। एक तरह से मैं ये कहूंगा कि जो ये पैरामेट्रिक फसल बीमा योजना है, मैं उसके साथ जोड़ करके इसको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो फसल बीमा योजना शुरू की है उसमें जो है इसको एक तरह से इंटीग्रेट हुआ है। उसके साथ में इससे जो है एक तरह से पारदर्शिता जो है सामने निकल के आएगी और जो डाटाबेस होगा उसको सही ढंग से जो है उसका अवलोकन किया जा सकेगा और जिससे कि उस डाटाबेस का फायदा लेकर के किसानों को जो एक एडवाइजरी है वो दी जा सके और जो फसल का जो प्रबंधन है वो समुचित ढंग से हो सके और जितने संसाधन किसान प्रयोग करता है उनका सही प्रकार से जो है, चाहे वो जितने भी इनपुट है, चाहे पानी की बात करें, चाहे खाद की बात करें, पेस्टिसाइड की बात करें, तो ये जितने भी संसाधन है इनका समुचित प्रयोग जो है वो एक तरह से ये जो डाटाबेस है वो करेगा। और जिसमें जोखिम अक्सर खेती में किसानों को उठाना पड़ता है क्योंकि मौसम का जो प्रतिकूल प्रभाव भी होता है कभी कभी, तो उस प्रतिकूल प्रभाव से ये जो डाटा जितना भी है वो एक तरह से हमारा मार्गदर्शन करेगा और किसानों के लिए एक तरह की ऐसी सिचुएशन रहेगी जिसमें उसका जो रिस्क है, जो जोखिम है वो कवर रहेगा और इसमें जोखिम को कम से कम कैसे किया जाए
वो ये रहेगा, और उसको बीमा के साथ जोड़ करके जो है उस बात को कहना चाह रहे हैं, जिससे कि निवेदिता जी संस्थागत ऋण और वो सब चीजों की उसके जो सुरक्षा है खेती की वो मिलेगी और अपने आप में वो सुरक्षित महसूस करेगा। निवेदिता जी, जिस तरह से आपने कहा कि आप केसीसी योजना को सैचुरेशन तक ले जाने पर प्रयास कर रही हैं, अभी कितने किसानों तक केसीसी अभी तक नहीं पहुंच पाया है, और उन तक पहुंचने के लिए आप लोग क्या करेंगे? अगर कोई किसान मान लीजिए इसका लाभ उठाना चाहता है, अभी तक वो उठा नहीं पाया, उसके पास क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैसे पहुंच सकता है आप तक? देखिए, प्रक्रिया पहुंचने की तो बहुत आसान है। बैंक भी किसान को रीच आउट कर रहा है। हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, हमारी जो रीच आउट प्रोग्राम्स होती हैं, उसमें भी बैंकर्स भी किसान तक पहुंचते हैं। अभी जो डेटा हमारे पास है उसमें 7,35,00,000 किसानों को केसीसी स्कीम, ऑपरेटिव केसीसी उनके पास है। मैंने आज के दिन पे वो उतने किसान केसीसी की सुविधा को ले रहे हैं। लेकिन आप अगर पीएम किसान की डेटा और केसीसी की डेटा देखेंगे तो वहां पर एक कुछ गैप आता है, लेकिन गैप कोई जरूरी ही नहीं है कि उन तक केसीसी नहीं पहुंच पाया हो। क्या ये गैप विभिन्न कारणों से हो सकती है। हो सकता है कि वो केसीसी ना लेना चाहते हो, वो एलिजिबल नहीं हो, कभी वो डिफॉल्ट किए हो, और कुछ ऐसे भी हैं और ऐसी भी संख्या है जिन तक केसीसी नहीं पहुंच पाए हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो किसान भाई केसीसी लेना चाहते हैं और उसके लिए एलिजिबल हैं, उन तक हम केसीसी पहुंचाएं। हमारी 2 सैचुरेशन ड्राइव कंप्लीट हो चुकी हैं और ये अब तीसरा एक पहल जो कि एक डोर टू डोर कैंपेन के रूप में उभर कर आ रहा है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ऐसे अनकवर्ड कोई भी किसान को नहीं छोड़ें जो कि केसीसी लेना चाहते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही ग्रैन्युलर वर्क प्रोसेस फ्लो कि कैसे हम पंचायत लेवल पर से ही उसका कार्यक्रम शुरू करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और ये मॉनिटरिंग भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से की जाएगी ताकि हमारी डेटा में ट्रांसपेरेंसी रहे, सभी कोई देख पाए। इस क्षेत्र में कृषि मंत्रालय भी बहुत काम कर चुका है। हमारे सभी बैंकरों के साथ पीएम किसान की सैनिटाइज डेटा शेयर कर ली गई है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि सभी, चाहे वो स्टेट लेवल अथॉरिटीज हो, जिला लेवल अथॉरिटीज हो, ब्लॉक लेवल अथॉरिटीज हो, बैंकरों के सहयोग से, नाबार्ड की मदद से, हम लोग सब इस कार्य को पूरा करेंगे और जल्द ही हम ये कह पाएंगे कि हम ये सैचुरेशन अचीव कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता तिवारी जी, मुंबई से जुड़ने के लिए इस खास प्रोग्राम में। मल्होत्रा साहब, आपका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का दिन किसानों के लिए, क्योंकि रिवैम्प्ड केसीसी पोर्टल का लॉन्च किया जाना है और अब किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि अपने लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करें, थोड़ा सा तकनीक के साथ जुड़ें, क्योंकि अब मोबाइल ऐप के ज़रिए, तकनीक के ज़रिए ये जो तमाम मौसम की जानकारियां हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुंचने वाली हैं, एसएमएस के ज़रिए आपको जानकारियां पहुंचने वाली हैं। तो जितना आप तकनीक के साथ, इनोवेशन के साथ जुड़ेंगे, आपकी खेती में आपको इजाफा होगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी और आगे आने वाले दिनों में आप देश के विकास में और अहम भूमिका निभा पाएंगे। तो फिलहाल आज के इकॉनमी टुडे में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।